एक आई फ्रेम वाला जो है ना, वो आई फ्रेम नाम का टैग होता है ब्लैक स्पेशली, तो आपके ना विटाइगर में नहीं मिलेगा वो। उसके लिए अपने पास एक अलग वेबसाइट है, उसका नाम है, डालना बस ऑटोमेट डॉट ऑटोमेट नाउ .io। इस वेबसाइट में आपको ना आई फ्रेम मिलेंगे, आपके बी टाइगर में आई फ्रेम नहीं मिलेगा। तो मतलब आई फ्रेम क्या है कि ना, वो भी जैसा कि आपका HTML टैग होता है, div नाम का टैग होता है ना, ऐसे ही अपने HTML वाले जब जो वेब डिज़ाइन करते हैं, एक टैग वो भी यूज़ करते हैं आई फ्रेम नाम का। तो बेसिकली आई फ्रेम नाम का जो टैग यूज़ होता है ना, जैसे मेरी एक वेबसाइट पड़ी है, जैसे वेबसाइट मेरे पास मान लो यही पड़ी ऑटोमेट नाउ, ठीक, ये मेरी वेबसाइट है। अब इस वाली वेबसाइट के अंदर मैं विकीपीडिया का पेज मेंशन करना चाहता हूँ, एक अपने वेबसाइट के अंदर दूसरे वाली वेबसाइट को इंक्लूड करना चाहता हूँ, या फिर कोई दूसरा वेब पेज इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि आई फ्रेम नाम का टैग यूज़ किया है। जैसे कि अभी देखो, मैंने यहाँ पे ये अपना HTML का अपना कोड बनाया है, ठीक, ये भी अपने एक वेब वो है, जैसे आपने एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, ऐसे मैंने अभी एक बनाया, एक अपना ये बनाया, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे विकीपीडिया का पेज रखना, ये तो मेरा है, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे देखो एक्सपर्ट ऑटोमेशन आई फ्रेम नाम की। अब मेरे को यहाँ पे एक लगाना है कि यहाँ पे विकीपीडिया का पेज दिखे, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसका कोड मैंने लिख के रखा है, इसके अंदर ओपन विथ नोटपैड में कर लेता हूँ, कोड मेरे को याद भी नहीं है। बॉडी टैग के अंदर हम एक टैग यूज करते हैं आई फ्रेम नाम का, ठीक। एक होता है SRC इक्वल्स टू एट्रीब्यूट होती है, इसके अंदर जो भी वेबसाइट देनी है उस वेबसाइट का नेम दे दो, https:// मान लो मैं दे देता हूँ विकीपीडिया। एक बॉक्स बन के आ गया था यहाँ पे, ये क्यों आया मालूम है, जब मैंने आई फ्रेम नाम का टैग यूज किया तब ये बॉक्स बन के आया। अगर मैं वहाँ से आई फ्रेम नाम का टैग देखो, अभी यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से ये वाला आई फ्रेम नाम का टैग मैं यहाँ से हटा दूँ, देखो अभी ऐसे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, हट जाएगा। विकीपीडिया स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, आई थिंक स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत है ना, आ जाएगा अपने आप, ये रहा। नहीं आ रहा है, कुछ होगा देखो, ठीक। तो मतलब क्या होता है कि आई फ्रेम नाम का टैग इन्होंने इसलिए यूज किया कि अगर अपने वेब पेज में कोई दूसरा वेब पेज मेंशन करना हो, या फिर कोई दूसरा HTML पेज मेंशन करना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया है, आई फ्रेम नाम का टैग ना। तो ये वाला आपके विटाइगर में मिलेगा नहीं। अब क्या करना, देखो सिंपली, अगर मैं एक स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ, अगर यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको, मैं एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ जहाँ मैं ठीक, अपना कोई एक एलिमेंट है, नॉर्मली वो क्या होता है, डिव नाम के टैग के अंदर होता है, फिर ए नाम के टैग के अंदर होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर अपना कोई एलिमेंट है, वो क्या कि आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर है, और आप फाइंड एलिमेंट कर रहे हो, तो आपके पास वहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, ठीक। तो अगर देखना चाहो आप दिखा देता हूँ, बस 1 मिनट कोड लगेगा टाइम लिखने के लिए, बस 1 मिनट। मैं इसका एक्सपाथ निकालता हूँ, देखो ठीक, ये रहा अपने पास। मैं मान लो इनर टेक्स्ट लेके निकाल रहा हूँ अभी, टेक्स्ट इक्वल्स टू, कौन से टैग के अंदर है ये,
H1 डबल स्लैश H1। इस बात में गलती क्या लिखा है मैंने? मैं कोड को एक बार रन करता हूँ, इस वाले कोड को, जावा एप्लीकेशन। फ्रेम नाम का आया। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन आ गई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन अगर एक्सपाथ में दिखाऊं तो एक्सपाथ मेरा सही है। अब ये सोचो एक्सपाथ भी सही है। अब मान लो अगर टाइम का वेट का इशू है, तो मान लो हमने लगा दिया इम्प्लिसिटली वेट, फिर भी नहीं होगा ये। अगर पास टाइम का भी इशू नहीं है, प्लस पॉइंट हमारे एक्सपाथ भी सही है, बट स्टिल वी आर गेटिंग व्हाट, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है जाके चेक करना कि जो वो वाला एलिमेंट है तो उसका कोई पेरेंट आई फ्रेम तो नहीं है, उसका कोई एंसेस्टर पेरेंट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे वेबसाइट के अंदर, यही वाली थी। मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, फिर से कंट्रोल माइनस में थोड़ा वो कर लेता हूँ छोटा। अब मैं जाके चेक करूंगा कि इसका कोई पेरेंट आई फ्रेम तो नहीं है। दिख रहा ना? ठीक, अब आता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। यही था, देखो ये div नाम के टैग के अंदर है, इसका पेरेंट div, इसका पेरेंट div, सेक्शन में div, इसका पेरेंट div है। ठीक, ऊपर आते हैं। अब देखो इसका पेरेंट हेडर है, बॉडी है, फिर हेड है, HTML इसका पेरेंट। फिर ऊपर आए, डॉक्यूमेंट मिला। अब देखो आई फ्रेम नाम का है ना इसके पास, इसका कोई इंसेस्टर क्या है, आई फ्रेम है। तो जो ये वाला एलिमेंट था वो किसी आई फ्रेम वाले टैग के अंदर था। इसका कोई एलिमेंट जो था वो आई फ्रेम टैग के अंदर है। तो सेलेनियम ने क्या किया, इन चीज़ों से डील करने के लिए उसने एक मेथड ही बना दिया। अगर आपको ये चीज़ें हैंडल करनी है, अगर आपका एलिमेंट क्या कहते हैं कि किसी फ्रेम के अंदर है, तो उन्होंने इसके लिए एक मेथड बना दिया। मेथड का नेम मालूम है क्या है? आना यहाँ पे ऊपर, लिखना ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, मेथड आएगा फ्रेम। देख रहे हो फ्रेम, और ये फ्रेम नाम का मेथड देखो ओवरलोडेड मेथड है। देख रहे हो फ्रेम नाम का मेथड 3 दिख रहा है, 1 2 3, और तीनों में पैरामीटर्स क्या है, अलग अलग है। सीधी सी बात, यहाँ पे ओवरलोडिंग हुई है। अब देखो एक फ्रेम एक फ्रेम हैंडल कर सकते हैं इंडेक्स नंबर से। ऐसा हो सकता है कि हमारे उस वाले पेज के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स हो, मल्टीपल फ्रेम नाम के टैग हो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपना फ्रेम हैंडल कर सकते हैं बाई इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 वाले से। ठीक, अब अपना फ्रेम स्ट्रिंग से भी हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हमें आई फ्रेम वाले टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट रहेंगे, नेम या फिर आईडी। तो यहाँ पे नाम भी लिखा है इसमें, यहाँ पे देखो नेम और आईडी। तो जो नेम और आईडी की वैल्यू होगी वही दोगे तो स्ट्रिंग से भी हैंडल कर देगा। और एक वेब एलिमेंट से मांग रहा है, फाइंड एलिमेंट करके फ्रेम का फाइंड एलिमेंट करना पड़ेगा, फ्रेम का फाइंड एलिमेंट करके दे दो। ऐसे भी मान लो अभी हम इंडेक्स से काम करते हैं। ठीक, अब देखो इंडेक्स नंबर इधर उधर हो सकता है, तो रिलायबल तो है नहीं है। स्ट्रिंग वाले यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम आईडी भी देते हैं। अब मान लो उसके पास आईडी नहीं है तो नेम दे सकते हैं हम। अब नेम तो चेंज हो सकता है, डायनेमिक है। तो इससे अच्छा क्या है, फाइंड एलिमेंट यूज कर लो ना। मान लो मैं पहले इंडेक्स से करता हूँ अभी। अगर मैं अब कोड को रन करूंगा, अब देखो मेरे पास क्या आता है। लॉन्च हो गया। प्रिंट नहीं किया अभी, प्रिंट क्यों नहीं किया? हाँ अच्छा, एसओपी में डाला नहीं हूँ कोड, लेकिन रन होगा। अब एक्सपीरियंस बार नहीं आई।
क्यों? क्योंकि हमने उस फ्रेम में गए फिर हमने फाइंड एलिमेंट किया। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस बार, ये देख रहे हो, प्रिंट कर दिया ना। लेकिन अगर मैं ये पहली वाली लाइन कमेंट कर दूँ आई फ्रेम वाली, वो 900 से एलिमेंट थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला एलिमेंट किसी आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर था। आई फ्रेम जैसे आप बोलते हो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है ना, वैसे हम भी बोलते हैं कि आई फ्रेम भी एक स्पेशल टाइप का टैग है जो यूज़ होता है कि अगर हमें अपने वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट को मेंशन करना होगा तो हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ डेवलपर यही करते हैं। या फिर हमें कोई दूसरा पेज मेंशन करना हुआ तो हम आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब एक इंडेक्स से हो गया। अब एक स्ट्रिंग वाला दिया था उसने, स्ट्रिंग वाला देख लेते हैं। देखो आई फ्रेम के पास यहाँ पे आईडी है, आई फ्रेम के पास यहाँ पास आईडी है। अब देखो यहाँ पे फ्रेम 1 करना, अब यहाँ पे बाई स्ट्रिंग कर लो। यहाँ पे अब कोड रन करो, सेम कोड रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से वो प्रिंट कर देगा। एक हो गया एक स्ट्रिंग से। देखो जो स्ट्रिंग वाला केस है वो बस एक्सेप्ट क्या करता है मालूम है? वो एक्सेप्ट करता है बस अगर इस आई फ्रेम वाले टैग के पास आईडी नाम का एट्रीब्यूट है या फिर नेम नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू। हाँ, आईडी या फिर स्ट्रिंग वाले केस से बात कर रहा हूँ मैं। आईडी और नेम नाम का एट्रीब्यूट। यार जब आप मेथड देखो दोनों दिया होगा तो आप कौन सा लोगे? आईडी लोगे ना। मोस्ट रिलायबल क्या है? आईडी, तो आईडी लेंगे हम। तो यार मैं बताऊँ आपको, सेलेनियम में जितने भी कोड लिखे पड़े हैं सब कुछ ना, आप उनके नाम से ही जान जाओगे वो काम क्या करते हैं, उनके नाम से जान जाओगे क्या करते हैं। तो मैं फ्रेम वाले को देखो मैं करता हूँ ना, अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, यहाँ पे बता रहा है, देखो पैरामीटर बता रहा है स्ट्रिंग नेम और आईडी, नेम या आईडी बता रहा है। देखो अब समझ जाओ इसी से, नेम और आईडी मतलब उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो नेम और आईडी नाम का एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू। हाँ, तो कोई यहाँ पे मैं कोड रन किया, फिर से हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब ऐसे एक केस देखो फाइंड एलिमेंट का। फाइंड एलिमेंट क्या करना पड़ेगा? बस इस फ्रेम का हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्सपाथ बना लो ऐसे ही। चाहो तो इसके अंदर ही ड्राइवर फाइंड एलिमेंट कर लो, चाहे इसके ऊपर लिख लो, बात तो एक ही होती है ना। फिर से कोड रन करूंगा तो रन हो ही जाएगा। देखो यार अगर अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स लगाओगे, देखो मैं यहाँ डबल कोट मेरे पास एरर आएगी। देखो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाए ना, अब यहाँ पे एरर आएगा कि यार ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश यूज़ कर लूँ ना बगल में, समथिंग यही बगल में स्लैश यूज़ होता है। रुक जाओ, अच्छा दिखाता हूँ। ये देखो पेस्ट करो, बगल में अगर आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो ना, आपको ऐसे स्लैश देना पड़ेगा। अगर आप डबल स्लैश यूज़ कर रहे हो, डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो ऐसे वाला, तो आपको बगल बगल में स्लैश देना पड़ेगा ऐसे। अगर हम सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत दो, बस सिंगल कोट्स लिख दो और कोई स्लैश मत दो। अब सही कौन लग रहा है आपको, अच्छा जो लगे ना। देखो मैंने फाइंड एलिमेंट से भी क्या हुआ, कोड रन हो गया। 3 केस हमने देख लिया, कौन कौन सा? इंडेक्स वाला देख लिया और स्ट्रिंग वाला बताया ना, यहाँ पे आईडी करके दिखाया मैंने, आईडी वाला कभी करके दिखाया मैंने। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, स्ट्रिंग से किया मैंने फ्रेम, बस वही आईडी। यहाँ पे जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, आप देख रहे हो फ्रेम 1,
जो आईडी की एट्रीब्यूट वैल्यू है वही मैंने यहाँ दे दिया है frame1, फिर वो फ्रेम में चला जाएगा। अब ये सोचो, अब मैं काम करना चाहता हूँ इस ऑटोमेट नाउ पे, मैंने ये सेलेनियम ऑटोमेटेड ब्राउजर प्रिंट करा दिया। अब मेरे को प्रिंट कराना है, यहाँ पे जो ऑटोमेट नाउ नाम का लिखा रहा है मेरे को ये प्रिंट कराना है, ठीक। अब तुम क्या सोचोगे कि इसका एक्सपाथ एक्सपाथ निकाल के बढ़िया से फिर प्रिंट करा लेंगे। चलो ट्राई करते हैं। इस पेन नाम के टैग के अंदर है, देख लेना। कंटेंट्स लगाना पड़ेगा, स्पेस है इसमें। अब इक्वल नहीं लगेगा ना, क्या गलती किया अभी, आ गया। ये किया और इसको डॉट गेट टेक्स्ट कर लेते हैं। और इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं रिटर्न। मान लो नाम रखते हैं ABC और SYSO में करा देते हैं प्रिंट। ठीक, रन करूँ कोड। अब देखो मेरे पास यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी। पहले वाला प्रिंट कर देगा, वो जो हम फ्रेम में गए थे उस फ्रेम वाले को प्रिंट कर देगा, बट जब वो ऑटोमेट नाउ को प्रिंट करने जाएगा वहाँ पे वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे आ गया। पहले प्रिंट किया हमने इसको, अब जब अगला एलिमेंट को ढूंढने आया इस वाले एलिमेंट को, तो उसने नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन किया और इस बात मेरा सही है। मालूम है क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, आपने अब फ्रेम में गए, फ्रेम में आपने काम किया। अब ये ऑटोमेट नाउ नाम का जो यहाँ पे एलिमेंट है ये फ्रेम के बाहर था, ये फ्रेम के बाहर था। तो ये पहले क्या था, पहले क्या था, ये जो यहाँ पे पहले वाले रखी यहाँ पे सेलेनियम ऑटोमेट ब्राउजर दैट सीट वाली, ये एक फ्रेम के अंदर था। हमने इसको इस वाले वेबसाइट में हमने काम करा लिया, लेकिन अब हमको प्रिंट कराना था ये लोगो ऑटोमेट नाउ वाला। हम इसको प्रिंट कराने गए, अब नो सच एलिमेंट इसलिए आया क्योंकि ये उस फ्रेम नाम के टैग के अंदर नहीं है। अगर देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे यही वाले है। अब इसका कोई भी पेरेंट देखो फ्रेम है, दिखाता हूँ आपको। देखो ए है, डिव है, हेडर है, डिव है, डिव है, डिव एसवीजी। देखो यहाँ पे कोई नाम का है ही नहीं इसका। बॉडी स्टाइल पे देखो स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब ये फ्रेम वाले टैग के बाहर है, यही है। तो याद रखना, एक बार फ्रेम में चले गए, अब कोई एलिमेंट ऐसा वो फ्रेम के अंदर नहीं है, तो बाहर जाने के लिए, फ्रेम के बाहर जाने के लिए इन्होंने एक मेथड दिया है। मेथड का नाम है करना ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, एक मेथड आएगा आपके पास डिफॉल्ट कंटेंट। ये मेथड क्या करता है कि आपको फ्रेम के बाहर लेके जाता है। फ्रेम के मतलब आपको लेके आएगा अपने मेन पेज पे रख देगा, आएगा वो मेन पेज पे रख देगा। अब क्या ये लाइन में यहाँ लिखूं कि कहीं और लिखूं? देखो ये लाइन मेरे को ऊपर रखनी चाहिए। हाँ, अब मैं इस कोड को रन करूं तो मेरा कोड चल जाएगा, सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो इंटरव्यू में ये पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि हाउ डू यू हैंडल फ्रेम, ठीक। और ये भी पूछेगा कि तुम फ्रेम से बाहर कैसे जाओगे। बता देना विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर डॉट फ्रेम, it is a overloaded and parameterized method. As a parameter we can pass string, also we can pass int, also we can pass what, web element. If we want to exit from the frame we can call method driver dot default content. ऐसे डायरेक्ट पेज को देखने कैसे पता चलेगा किसमें आइटम क्या?
ये पेज ओपन किया था, ठीक, फ्रेम है कि नहीं ना। तो यार पहली बात, हमें तो पता नहीं है फ्रेम है कि नहीं है। जब हम इस पर काम करने जाएंगे तो हमारे पास दूसरे से एलिमेंट आएगा, तो हम पहले हमारी प्रायोरिटी ये बनती है पहले देखना कि हमारा एक्स पाथ सही है कि नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है। मान लो हमारा एक्स पाथ सही है, मान लो कि हमको लग रहा है कि यार कुछ वेट का इशू है, हमने वेट विथ थ्रेड डॉट स्लिप लगा के देख लिया, फिर भी हम पा रहे हैं, फिर हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, जाके चेक करना कि वो एलिमेंट कहीं आई फ्रेम नाम के टैग के अंदर तो नहीं है। हाँ, जाके चेक करना कि उस वाले वो वाला टैग किसी वो वाला एलिमेंट किसी आई फ्रेम वाले टैग के अंदर तो नहीं है, तब चेक करोगे आप ना। विंडो एक अलग चीज है, फ्रेम देखो, फ्रेम क्या था, एक ही विंडो के अंदर है। फ्रेम जो है वो एक ही विंडो के अंदर है। अगर आप और विंडो की बात करो, एक विंडो ये है, तो अगली विंडो ये हो गई, देख रहे हो। फ्रेम जो है एक ही वेबसाइट के अंदर है, और विंडो यार अलग अलग ब्राउजर के अंदर ऐसे हो रहा है, ठीक। तो फ्रेम के दो मेथड याद रखना, फ्रेम के दो मेथड याद रखना। अब ऐसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेम टैग के अंदर भी फ्रेम टैग होता है, फ्रेम टैग के अंदर भी फ्रेम नाम का टैग होता है। मतलब अगर नोटपैड में इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे आई फ्रेम नाम का टैग है, अगर मान लो SRC में समथिंग XYZ .html लिखा है, ठीक। देखो ये टैग मैं यहाँ बंद नहीं कर रहा, अभी टैग ओपन है, और फिर मैं इसके अंदर आई फ्रेम नाम का टैग बना रहा हूँ। तो मान लो SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मान लो यहाँ पे abc.html लिखा है, ठीक। अब ये वाला टैग यहाँ बंद करता हूँ, अब ये वाला टैग मैं नीचे बंद कर रहा हूँ, देखो ऐसे। अब देखो एक फ्रेम के अंदर क्या है, दूसरा फ्रेम है, एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम है। तो मान लो कि जो एलिमेंट है वो मेरे इस वाले फ्रेम के अंदर है, जो एलिमेंट है वो मान लो मेरे इस वाले फ्रेम के अंदर है। तो मान लो क्या करेंगे, पहले हमको आना पड़ेगा इस फ्रेम के पास, मतलब एक बार करेंगे ड्राइवर डॉट फ्रेम। मान लो यहाँ पे नेम था, इक्वल्स टू समथिंग फर्स्ट, ठीक। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फ्रेम, पहले हमें इस वाले फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले, फिर हम लाइन लिखेंगे ड्राइवर डॉट फ्रेम, फिर हम कहाँ आएंगे, इस वाले फ्रेम के पास। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट करते, यहाँ मान लो यहाँ पे नेम इसका भी था, कुछ सेकेंड नाम था, फर्स्ट हाइफन चाइल्ड, ऐसे था। अब ऐसा नहीं कि तुम ड्राइवर डॉट फ्रेम करते और फर्स्ट चाइल्ड ले देते, तुम्हें मिल जाता, नहीं मिलेगा। पहले पेरेंट के पास आओगे, पेरेंट को ढूंढने के बाद फिर ढूंढो किसको, चाइल्ड को, ऐसा होता है। अगर किसी फ्रेम के अंदर फ्रेम है, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपने नो सच एलिमेंट पाया, एक्सपाथ भी चेक किया, टाइम भी डाला, फ्रेम भी डाला, फिर भी आप नो सच एलिमेंट पा रहे हो, फिर आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसका कोई पेरेंट तो फ्रेम नहीं है, इसका कोई पेरेंट फ्रेम तो नहीं है, इस आई फ्रेम नाम का टैग के अंदर तो इसका कोई पेरेंट आई फ्रेम तो नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे ये बनेगी। फिर अब बात देखो, हाँ, अगर ड्राइवर डिफॉल्ट कंटिन्यू करते हो, वो सीधा आपके मेन पेज पे रख देगा, चाहे जितना भी चाइल्ड के अंदर हो, चाहे जितने भी चाइल्ड के अंदर हो, वो सीधा ला के रख देगा, हाँ, मेन पेज के अंदर। लेकिन मान लो मैंने एक बार ड्राइवर डॉट फ्रेम किया, इस फ्रेम के पास आया मैं, फिर मैंने किया ड्राइवर डॉट फ्रेम, ठीक। अब मैंने जो काम करना था, इस फ्रेम में जितने एलिमेंट थे मैंने उस एलिमेंट पे काम किया, अब मुझे इस वाले फ्रेम के अंदर कुछ एलिमेंट है उस पर काम करना है। पहले मैं पेरेंट फ्रेम के अंदर आया, फिर चाइल्ड फ्रेम के अंदर आया। अब चाइल्ड फ्रेम के अंदर मैंने जो एलिमेंट थे मैंने उस पर काम करा लिए, अब मेरे को पेरेंट वाले आई फ्रेम के अंदर काम करना है। जो पेरेंट नाम का आई फ्रेम था उसके पास कुछ एलिमेंट था, मुझे उस पर काम करना है। फिर क्या करते, डिफॉल्ट करने लगाओ तो मेन पेज पे आ जाओगे, मेन पेज पे आके फिर लगा सकते ड्राइवर डॉट फ्रेम लगा सकते थे, ऐसे कर सकते थे। लेकिन इस चीज से भी डील करने के लिए उन्होंने मेथड दिया,
अगर आप चाइल्ड फ्रेम के अंदर हो और आपको पेरेंट फ्रेम पे जाना है, इन्होंने उसके लिए भी एक मेथड बनाया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम नाम का मेथड। अगर आप चाइल्ड फ्रेम के अंदर हो और आप जाना चाहते हो उसके पेरेंट फ्रेम पे, तो क्या कॉल करोगे आप? यही वाला मेथड। सिंगल फ्रेम क्यों? मतलब पेरेंट उसका कोई चाइल्ड होगा, उसका पेरेंट होगा तभी ना यार। किसका किसका पेरेंट रहेगा? हाँ, आई फ्रेम नाम का पेरेंट, आई फ्रेम टैग नाम का पेरेंट, एक पेरेंट अलग है, वो तो एक्सपार्ट पे बात कर रहे हो आप। आई फ्रेम का पेरेंट, आई फ्रेम टैग का पेरेंट आई फ्रेम हो। तो यार इसमें वाला एग्जांपल नहीं है पेरेंट वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, पेरेंट वाला एग्जांपल इसमें है ही नहीं। ये डिफरेंस क्या है विंडोज आईफ्रेम में? हाँ, डिफरेंस क्या है जिसका आप पढ़ा रहे हैं? आईफ्रेम में ये क्या मतलब? आप लेट आए मालूम है? हाँ, आप लेट आए, ये क्या मतलब पूरे डेफिनेशन सिंपल आईफ्रेम बता सकते? फिर से बताना पड़ेगा। देखो आई फ्रेम जो होता है, आई फ्रेम नाम का टैग जो होता है, जो अपने एस्टीमेट डिजाइनर होते हैं, जो अपने वेब डिजाइनर होते हैं, वो आई फ्रेम नाम का टैग इसलिए यूज करते हैं जब आपको किसी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट मेंशन करनी हो। मेरी वेबसाइट बनी है expertreviewautomation.com, अब मुझे उसके अंदर विकीपीडिया का पेज मेंशन करना है, मुझे उसके अंदर नवीन ऑटोमेशन लैब का पेज मेंशन करना है, तो मैं वहाँ पे क्या कौन सा टैग यूज करूंगा? आई फ्रेम नाम का टैग। अब ये सोचो, मेरे पास एक मेरा पेज है, उस पेज के अंदर एक पेज है ना। अब मुझे अगर उस पेज के अंदर वाले पेज के अंदर जाना होगा तो मुझे पहले ड्राइवर फ्रेम करना, उस फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मैं उस एलिमेंट, उस वाले पेज के एलिमेंट पे काम कर सकता हूँ। मींस वो साइट पे मल्टीपल लिंक्स को प्रोवाइड करता है साइट की। हाँ जैसे हम बोल सकते हैं, हाँ इसके बाद जो वेबसाइट डाउनलोड होता है, हाँ मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड किए। हाँ हाँ एकदम ठीक, इतना क्लियर है ना। अगर देखो अभी प्रैक्टिस करना, अभी मुझे मालूम है थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं हम कल फिर से देखेंगे इसको ना। फ्रेम में है ही क्या, बस ये वाला वेबसाइट ओपन कर लेना और क्या ट्राई करना, टास्क बताओ, टास्क क्या करना है आपको? टास्क यही करना है कि मान लो ये वाली वेबसाइट यहाँ ओपन हो गई, वेबसाइट ओपन करने के बाद एक बार आप इसका टेक्स्ट प्रिंट कराना, इसका टेक्स्ट प्रिंट कराना, फिर ट्राई करना कि मैं इसका इसका टेक्स्ट प्रिंट कराना, इंट्रोड्यूसिंग एंड्रॉयड 12 वाले का, इसका टेक्स्ट प्रिंट कराने के बाद फिर व्हाट्सएप पे क्लिक कराना, व्हाट्सएप पे क्लिक कराने के बाद ऑटोमेशन नाउ पे फिर वो करा देना, प्रिंट करा देना। आपका टास्क यही है, आप ये कर लो ना, आपका फ्रेम क्लियर हो जाएगा। यही टास्क, फ्रेम एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप नाम का एक लिंक है ना, इस पर क्लिक कराना है। नहीं, व्हाट्सएप क्लिक मत कराना, यहाँ पे क्योंकि विंडो हैंडल वाला आ जाएगा, फिर व्हाट्सएप मत क्लिक कराना। काम करना क्या, एक काम करना, एंड्रॉयड इंट्रोड्यूसिंग ये वाला प्रिंट करा देना था, लेटेस्ट एंड्रॉयड ये प्रिंट करा देना और इस पर क्लिक करा देना। एक बार क्लिक होगा, अभी क्लिक नहीं होगा, इस पे कुछ सर्च कर लेना यार, विकीपीडिया पे हटा देना, पहले था। हाँ चलो ठीक, मिल गया ना कुछ, समझ गए। देखो बताता हूँ टास्क क्या आपका। आपका टेस्ट केस आपको ये करना है, पहले आपको प्रिंट कराना है IMN फ्रेम, पहला स्टेप आपको प्रिंट कराना है IMN फ्रेम। फिर अगला स्टेप आपका है कि आपको प्रिंट कराना है सेलेनियम ऑटोमेट्स ब्राउजर्स, ये प्रिंट कराने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर प्रिंट कराना है इंट्रोड्यूसिंग एंड्रॉयड 12, ये द लेटेस्ट एंड्रॉयड, ये पूरा प्रिंट कराना है। इसको प्रिंट कराने के बाद आपको आना है, इस पर क्लिक कराना है, इस पर क्लिक कराने के बाद आपको क्लिक कराना है इस पर, ये जो आ रहा है ट्रेनिंग नाम का, ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आपको करना है बैक आना है फिर से। तो बैक के लिए मेथड क्या था, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक ना। फिर बैक आने के बाद, बैक आओगे तो ये वाला पेज आएगा, तो इस क्रॉस मार्क पे करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद लास्ट में प्रिंट कराना ये ऑटोमेट ना। यही टास्क है, इतना टास्क कर लो ना, फ्रेम एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि यार ये इंटरव्यू में पूछेगा फ्रेम वाला, क्योंकि आजकल की जो वेबसाइट बन रही है उनमें फ्रेम यूज होता है, तो हो सकता है उसके प्रोजेक्ट में फ्रेम वाला स्ट्रक्चर हो, तो वो इंटरव्यू में वो क्या करेगा, पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको इसी पे काम कराना है आपसे, इसलिए। तो फ्रेम का इतना समझ में आया कुछ? ठीक। एक चीज उस दिन मैं अलर्ट वाला बताया था, अब शायद अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से किया होता तो आपके मन में वो क्वेश्चन अराइज होता। मालूम है क्या था? बताता हूँ। पहले जो ओपन हुआ है उनको बंद कर देता हूँ, और बाकी जो मैंने कोड लिखा है ना इस पर नोटपैड पे, इस पर ध्यान मत देना। मतलब कि ये मैंने आपको बताने के लिए HTML का कोड डिजाइन किया। हाँ, ये था कि मान लो कि मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आ रहा, मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आ रहा, बट फिर भी मैंने क्या किया, अलर्ट वाला मेथड कॉल कर दिया। जी, अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सोच रहे हो? नहीं, एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो। मालूम है क्यों? वो बोलेगा नो सच अलर्ट एक्सेप्शन। यहाँ नहीं, 2 बार नहीं, अगर कहीं अलर्ट है ही नहीं और आप अलर्ट लगा रहे हो कि हाँ यहाँ अलर्ट है, हाँ, जब आपके पास अलर्ट है नहीं बट स्टिल आप क्या सोच रहे हो कि यार अलर्ट होगा, ये अलर्ट ये नहीं है, लेकिन देखो मैं कोड रन करूँ ना, एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्या, नो सच अलर्ट एक्सेप्शन। अगर इंटरव्यूअर पूछे आपके पास अलर्ट नहीं है फिर भी आपने कोड लिखा है वही वाला ड्राइवर अलर्ट वाला, तो आप क्या करो, क्या होगा वहाँ पे? आप बोलना कि वहाँ पे एक्सेप्शन आया कि नो सच अलर्ट एक्सेप्शन। द कोड रन हुआ कि नहीं, एक्सेप्शन आ गया। अच्छा, ब्राउजर ये मैंने पहले लगा दिया, गेट के पहले ही, चलो कोई बात नहीं। देखो देख रहे हो, नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन, शायद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पहले नो सच अलर्ट एक्सेप्शन आ रहा था। अगर नीचे लगा दूं, देख लो नीचे लगा देता, कहीं भी लगा दो, अगर अलर्ट नहीं आ रहा फिर भी तुम अलर्ट लगा रहे हो, वो पॉपअप नहीं था, वो अलग था, वो कुकीज क्लियर करने के, कुकीज के लिए आता है। तो ऐसा नहीं है कि मनमानी कोड कहीं भी लिख दे भैया। अगर तुम गलत कोड लिख रहे हो तो वो आपको करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगानी, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगानी। देख रहे हो वहाँ पे आ रही है ना। तो ये वाला भी पॉइंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि देखो यार इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि मैंने बताया कि यही पूछ लेगा, हो सकता है वो कुछ और पूछ ले, लेकिन आपको बताया गया था, आपको लग रहा था कि माइनर चीज़ थी, नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछ सकता है कुछ भी। मतलब इंटरव्यूअर क्या होता है कि यार उसको भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके मिलते हैं, वो भी मन से कुछ नहीं पूछता, उसको भी क्वेश्चन ना प्रिपेयर करके मिलते हैं, वही देख देख के वो पूछता है सामने वाले से। याद रखना भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो हर एक चीज माइंड में रखना। और ये वाला URL ना ग्रुप में शेयर कर देना और आगे लिख देना डिस्क्रिप्शन में, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वो फ्रेम यूज दिस URL। तो एक्सेप्शन वाला याद रखना, और ये भी याद कर लेना कि तो कभी इंटरव्यू में पूछता है कि टेल मी 5 एक्सेप्शन ऑफ जावा एंड 5 एक्सेप्शन ऑफ सेलेनियम, तो ये भी प्रिपेयर करके रखना। जावा के 5 तो याद होंगे कि नहीं याद है? याद है बता? जावा के 5 याद रख लेना, और सेलेनियम के भी। सेलेनियम नल पॉइंटर, स्टैक ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ठीक, एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन नहीं, ये सही है।